25वां अध्याय उस छोटे से हरे अंकुर से आरंभ होता है जो बर्फ और शून्य के बीच उगा था, एक ऐसा संकेत जिसे किसी तत्व ने अकेले नहीं जन्म दिया था। वह न केवल पृथ्वी की दृढ़ता था, न जल की नमी, न अग्नि की ऊष्मा, न वायु की श्वास, न बंधन की संरचना और न ही शून्य की रिक्ति। वह उन सब का संतुलित संकल्प था। जब आरव ने उसे देखा तो उसे पहली बार अनुभव हुआ कि संतुलन कोई स्थिर अवस्था नहीं, एक जीवित प्रक्रिया है जो हर क्षण स्वयं को पुनर्गठित करती है। उत्तर कलाओं में स्थापित शून्य स्तंभ अब तीर्थ बन चुका था। लोग दूर दूर से आते, मौन में और अपनी इच्छाओं को परखते। कुछ लौटते तो हल्के होते जैसे अनावश्यक बोझ गिर गया हो, कुछ लौटते तो स्पष्ट, उनकी दृष्टि तीक्ष्ण पर हम कम। मायरा भी कई बार वहां गई। उसकी अग्नि अब पहले जैसी तीव्र थी, पर उसमें धैर्य जुड़ गया था। उसने जाना कि इच्छा को मिटाना नहीं, उसे शुद्ध करना आवश्यक है। उधर पश्चिम का परिवर्तित नगर अब संतुलित संरचना का उदाहरण बनने लगा था। नियंत्रणालय अब परिषद और जनता के संयुक्त निर्णय से चलता था। बंधन कोशों को पूरी तरह तोड़ा नहीं गया, उन्हें पारदर्शी बनाया गया। ऊर्जा संग्रहित होती पर साझा भी होती। वैराग्य ने पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि पूर्ण नियंत्रण भी असंतुलन है। ये स्वीकारोक्ति छोटी नहीं थी, यह एक युग का मोड़ थी। पर संसार स्थिर नहीं रहता। दक्षिण के समुद्री क्षेत्रों में अचानक एक विचित्र घटना घटी। जल असामान्य रूप से पीछे हटने लगा, जैसे समुद्र स्वयं सांस रोक रहा हो। पर यह सुनामी का संकेत नहीं था। जल के पीछे हटते ही समुद्र तल पर चमकते चिन्ह दिखाई देने लगे, प्राचीन लिपियां जो 9 तत्वों से भी पुरानी प्रतीत होती थीं। आरव और मायरा जब वहां पहुंचे तो उन्होंने महसूस किया कि यह शून्य का विस्तार नहीं, स्मृति का जागरण है। उन लिपियों में संकेत था कि कभी तत्व और शून्य विरोधी नहीं थे, वे एक ही चक्र के 2 चरण थे। तत्व सृजन का उत्कर्ष है, शून्य विश्राम का आधार। समस्या तब जन्मती है जब कोई एक स्थायी हो जाए। यदि केवल तत्व हो, अति उत्साह विनाश बनेगा। यदि केवल शून्य हो, अति विश्राम ठहराव बनेगा। मायरा ने समुद्र की सूखी भूमि पर अग्नि की पतली रेखा खींची। वह जली, पर जल न होने पर भी बुझी नहीं, वह स्थिर रही। आरव ने हवा बहाई, रेखा टूटी नहीं। बंधन की चांदी सी ऊर्जा ने उसे घेरे में लिया पर कैद नहीं किया, और शून्य की हल्की उपस्थिति ने उसे संतुलित रखा। उसी क्षण समुद्र का जल लौट आया, धीरे, शांत। वह रेखा मिट गई, पर उसका अर्थ नहीं। अब कथा का विस्तार व्यक्तिगत से सामूहिक और सामूहिक से वैश्विक हो चुका था। विद्यालयों में बच्चों को तत्वों का भय नहीं, सम्मान सिखाया जाने लगा। नगरों में संरचनाएं लचीली बनाई जाने लगीं। तीर्थों में शून्य को न पूजा गया, न नकारा स्वीकार किया गया। पर सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन भीतर हुआ। आरव ने समझ लिया कि उसका कार्य नेता होना नहीं, सुनने वाला होना है। मायरा ने जाना कि शक्ति का उत्कर्ष तभी पूर्ण है जब वह साझा हो। वैराग्य ने स्वीकार किया कि संरचना का सर्वोच्च रूप वह है जो स्वयं को बदल सके। और ईशान, वह धीरे धीरे पृष्ठभूमि में विलीन होने लगा, जैसे उसका उद्देश्य पूरा हो रहा हो। 25वां अध्याय किसी विस्फोट, युद्ध या रहस्योद्घाटन से समाप्त नहीं होता। वह एक व्यापक अनुभूति से समाप्त होता है कि संतुलन कोई अंतिम लक्ष्य नहीं, एक सतत अभ्यास है। आकाश में 9 आभाएं अब स्थिर वृत्त और सर्पिल दोनों का संगम थीं, और उनके पीछे जो हल्की दशम आभा थी वह अब स्पष्ट होने लगी। वह किसी नए तत्व का संकेत नहीं, बल्कि चेतना के विकास का प्रतीक थी। क्योंकि जब तत्व, बंधन और शून्य संतुलित हो जाते हैं तो अगला चरण शक्ति का नहीं, बुद्धि का होता है। और कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। अब प्रश्न यह नहीं कि संसार कैसे बचेगा, प्रश्न यह है कि वह कितना परिपक्व होगा। 26वां अध्याय उस सूक्ष्म परिवर्तन से आरंभ होता है जिसे पहले किसी ने खतरे की तरह नहीं पहचाना, क्योंकि वह न विस्फोट था, न दरार, न तरंग। वह एक धीमी थकान थी, तत्वों की नहीं, लोगों की। संतुलन स्थापित हो चुका था, संरचना लचीली थी, शून्य स्वीकार किया जा चुका था। पर जैसे जैसे जीवन व्यवस्थित और सुरक्षित हुआ, एक नया प्रश्न जन्म लेने लगा, अब आगे क्या। आरव ने महसूस किया कि सभ्यताएं जब बाहरी संकटों से मुक्त होती हैं तो भीतर के प्रश्न गहरे हो जाते हैं। लोग अब आपदाओं से नहीं जूझ रहे थे, वे अर्थ खोज रहे थे। शून्य स्तंभ के तीरथ पर आने वालों की संख्या बढ़ गई थी, पर इस बार वे अपनी इच्छाओं को शुद्ध करने नहीं, उन्हें समझने आ रहे थे। कुछ लौटते हुए कहते, यदि सब संतुलित है तो महत्वाकांक्षा का स्थान क्या है। कुछ पूछते, क्या उत्कर्ष भी असंतुलन है। मायरा ने अपने प्रशिक्षण केंद्रों में परिवर्तन किया। पहले वह अग्नि को नियंत्रित करना सिखाती थी, अब वह प्रश्न पूछती, तुम आग क्यों जलाना चाहते हो। कई शिष्य उत्तर नहीं दे पाते, उन्हें शक्ति चाहिए थी पर उद्देश्य स्पष्ट नहीं था। और मायरा समझ गई, संतुलन के बाद सबसे बड़ा संकट दिशा का होता है।
उधर पश्चिम के नगरों में बंधन की संरचनाएं अब इतनी सहज हो गई थीं कि लोग उन्हें महसूस ही नहीं करते थे। नियंत्रण अब सहयोग था, पर उसी सहयोग में एक नई निर्भरता जन्म ले रही थी। यदि संरचना इतनी सशक्त है तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व कम हो सकता है। वैराग्य ने परिषद में कहा, हमें सावधान रहना होगा, सुविधा भी असंतुलन बन सकती है। इसी बीच उत्तर के शून्य स्तंभ में एक सूक्ष्म परिवर्तन हुआ। उसकी पारदर्शिता में हल्की लहरें उठने लगी, जैसे कोई भीतर से चल रहा हो। शून्य स्थिर था, पर चेतना विकसित हो रही थी। कुछ साधकों ने अनुभव किया कि मौन अब रिक्त नहीं, प्रतिध्वनित है। जैसे शून्य स्वयं प्रश्न पूछ रहा हो, यदि तुम संतुलन पा चुके हो, वह मौन कहता प्रतीत होता, तो तुम उसका क्या करोगे? ये प्रश्न सरल नहीं था। आरव ने विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया, न तत्वधारक, न परिषद प्रमुख, बल्कि कलाकार, शिक्षक, किसान, शिल्पकार, बच्चे। सभा का विषय था संतुलन के बाद सृजन। बहस में एक युवा ने कहा, जब भय था हम बचना चाहते थे, जब अराजकता थी हम व्यवस्था चाहते थे, अब जब संतुलन है हम विस्तार चाहते हैं। विस्तार, ये शब्द सभा में गूंज उठा। क्या संतुलन का अर्थ सीमित रहना है, या वह आधार है जिससे आगे बढ़ा जाए? मायरा ने कहा, अग्नि का स्वभाव फैलना है। यदि उसे उद्देश्य मिले तो वह प्रकाश बनेगी, यदि उद्देश्य न मिले तो वह व्यर्थ जलेगी। आरव ने जोड़ा, हवा का स्वभाव गति है। यदि दिशा मिले तो वह यात्रा बनेगी, यदि न मिले तो भटकाव। धीरे धीरे एक नया विचार जन्मा, तत्वों का उपयोग रक्षा या नियंत्रण के लिए नहीं, सृजन के लिए किया जाए। नए नगर जो प्रकृति के साथ तालमेल में हों, नए विद्यालय जहां बच्चों को तत्वों से डरना नहीं, उनसे संवाद करना सिखाया जाए। नए सेतु जो समुद्र के ऊपर नहीं, संस्कृतियों के बीच बने। और तभी दक्षिण के समुद्र में खोजी गई प्राचीन लिपियों का एक और भाग प्रकट हुआ। उसमें लिखा था, जब संतुलन स्थिर हो जाए तो उसे यात्रा में बदल दो, अन्यथा वह जड़ हो जाएगा। ये चेतावनी थी, संतुलन स्वयं में अंत नहीं। 26वें अध्याय का चरम तब आया जब पहली बार तत्वधारकों और सामान्य लोगों ने मिलकर एक जीवित नगर का निर्माण आरंभ किया। वहां घर पत्थर से नहीं, पृथ्वी और वायु के संतुलित मिश्रण से बने। ऊर्जा अग्नि से नहीं, संतुलित ऊष्मा से संचालित हुई। जल को बांधा नहीं गया, उसके साथ बहने वाले मार्ग बनाए गए। और बंधन तत्व ने संरचना दी पर पारदर्शी। शून्य के लिए नगर के केंद्र में एक मौन उद्यान बनाया गया, जहां लोग विश्राम कर सकें, स्वयं को सुन सकें। निर्माण के दौरान एक क्षण ऐसा आया जब सब कुछ अस्थिर हुआ। संरचना ढहने लगी, अग्नि अधिक भड़क गई, हवा दिशा खो बैठी। पर इस बार घबराहट नहीं हुई। सबने एक साथ रुककर श्वास ली, शून्य को स्मरण किया, फिर धीरे धीरे पुनः आरंभ किया। नगर खड़ा हुआ, और वह केवल स्थापत्य नहीं, विचार का प्रतीक था। आकाश में 9 आभाएं और स्पष्ट हुईं। दशम आभा अब हल्की नहीं, सुगठित प्रतीत होने लगी। वह किसी नए तत्व का नहीं, चेतना के अगले स्तर का संकेत थी। 26वां अध्याय इस उद्घोष के साथ समाप्त होता है। संतुलन संरक्षण के लिए पर्याप्त है, पर उत्कर्ष के लिए साहस चाहिए। अब संसार बच चुका है, अब प्रश्न है वह क्या बनेगा। और कहीं दूर, क्षितिज के पार, तारों के बीच एक हल्की झिलमिलाहट उठी, जैसे ब्रह्मांड स्वयं इस विकास को देख रहा हो। कहानी अब पृथ्वी तक सीमित नहीं रही, यात्रा अभी और विस्तृत होगी। 27वां अध्याय उस रात से आरंभ होता है जब पहली बार जीवित नगर की रोशनियां आकाश की ओर नहीं, आकाश से संवाद करती प्रतीत हुईं। दशम आभा, जो अब तक केवल संकेत थी, अचानक एक सूक्ष्म धड़कन में बदल गई। वह कोई नया तत्व नहीं था, वह चेतना का विस्तार था, जो पृथ्वी की सीमाओं से परे स्पंदित हो रहा था। तारों के बीच उठी झिलमिलाहट अब एक नियमित लय में बदल चुकी थी, जैसे ब्रह्मांड स्वयं प्रत्युत्तर दे रहा हो। जीवित नगर में लोग इस परिवर्तन को अलग अलग रूप में अनुभव करने लगे। कलाकारों को नए रंग दिखने लगे जो पहले दिखाई नहीं देते थे। वैज्ञानिकों को तत्वों के सूक्ष्म सूत्रों में नई संभावनाएं दिखीं। बच्चों ने आकाश की ओर इशारा कर कहा, वहां भी कुछ जाग रहा है। और सचमुच, तत्वों का संतुलन अब पृथ्वी तक सीमित नहीं था, उसकी तरंगें अंतरिक्ष की ओर जा रही थीं। आरव ने दशम आभा की धड़कन को सुनने की कोशिश की। उसे लगा जैसे यह आह्वान है अन्वेषण का। यदि संतुलन परिपक्व हो चुका है, उसने मायरा से कहा, तो क्या हमें उसे सीमित रखना चाहिए? मायरा की आंखों में वही पुरानी ज्वाला लौटी, पर अब उसमें धैर्य था। अग्नि का स्वभाव विस्तार है, उसने उत्तर दिया, पर इस बार हमें विस्तार से पहले समझ को आगे भेजना होगा। सभा बुलाई गई, पर इस बार पृथ्वी के सभी प्रमुख संतुलित क्षेत्रों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। विषय था सीमाओं के पार। कुछ ने विरोध किया, हमने अभी स्थिरता पाई है, उन्होंने कहा। क्या हमें फिर अज्ञात में जाना चाहिए?
पर अन्य ने तर्क दिया, यदि हम स्थिर रहेंगे तो जड़ हो जाएंगे। संतुलन यात्रा चाहता है। उत्तर के शून्य स्तंभ में भी परिवर्तन आया। उसकी पारदर्शिता में अब तारों की प्रतिछाया दिखने लगी। जैसे शून्य कह रहा हो, रिक्ति केवल पृथ्वी पर नहीं, ब्रह्मांड में भी है। और जहां रिक्ति है वहां संभावना है। तभी एक अभूतपूर्व घटना घटी। जीवित नगर के केंद्र में स्थित मौन उद्यान में एक प्रकाश चक्र बना, न अग्नि, न वायु, न बंधन, बल्कि उन सबका समन्वित स्पंदन। वह चक्र धीरे धीरे ऊपर उठा और आकाश की ओर खुल गया, एक द्वार की तरह। पर यह आक्रमण का द्वार नहीं था, यह अन्वेषण का आमंत्रण था। आरव आगे बढ़ा, पर अकेला नहीं। मायरा उसके साथ थी। उनके साथ वैज्ञानिक, दार्शनिक, कलाकार, वे लोग जिनकी चेतना संतुलित और जिज्ञासु थी। ये पहली यात्रा थी जहां शक्ति से अधिक समझ को महत्व दिया गया। जैसे ही वे प्रकाश चक्र से गुजरे, उन्होंने अनुभव किया कि तत्व वहां भी हैं, पर भिन्न रूप में। अंतरिक्ष में अग्नि तारे हैं, जल धूमकेतु, वायु प्लाज्मा की धाराएं, पृथ्वी उल्काओं की ठोस देह, बंधन गुरुत्वाकर्षण का सूक्ष्म जाल और शून्य अंतरिक्ष का विस्तार। उन्होंने जाना, पृथ्वी का संतुलन ब्रह्मांडीय संतुलन का एक अंश है। पर यात्रा सरल नहीं थी। एक दूरस्थ ग्रह के पास उन्होंने देखा कि वहां तत्वों का संतुलन टूटा हुआ है, अग्नि अत्यधिक, बंधन कठोर, शून्य अनुपस्थित। वह सभ्यता प्रौद्योगिकी में उन्नत थी, पर चेतना में असंतुलित। वहां विस्तार लालच बन चुका था। मायरा ने धीरे से कहा, हम कभी ऐसे थे। आरव ने उत्तर दिया, और शायद फिर हो सकते हैं, यदि भूल जाएं। उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया, पर संवाद स्थापित किया, अनुभव साझा किए, संतुलन की कथा सुनाई। कुछ ने सुना, कुछ ने उपहास किया, पर बीज बो दिया गया। 27वां अध्याय का चरम युद्ध नहीं, साक्षात्कार है। ये समझ कि संतुलन स्थानीय नहीं, सार्वभौमिक है, और चेतना का विस्तार शक्ति के विस्तार से पहले होना चाहिए। जब वे पृथ्वी लौटे, दशम आभा अब पूर्ण वृद्ध बन चुकी थी, पर वह स्थिर नहीं, गतिमान थी। संकेत स्पष्ट था, यात्रा आरंभ हो चुकी है, और अब कहानी पृथ्वी की सीमाओं से परे जा चुकी है। संतुलन एक ग्रह की जिम्मेदारी नहीं, एक सभ्यता की परिपक्वता है। 27वां अध्याय इस उद्घोष के साथ समाप्त होता है। जब तत्व जागते हैं, सभ्यता बदलती है। जब चेतना जागती है, ब्रह्मांड खुलता है। और तारों के पार से एक सूक्ष्म संकेत आया, जैसे कोई प्राचीन बुद्धि मुस्कुरा रही हो। 28वां अध्याय उस क्षण से आरंभ होता है जब पृथ्वी लौटने के बाद भी तारों की प्रतिध्वनि शांत नहीं होती। जीवित नगर की रातें अब पहले जैसी नहीं रहीं, आकाश स्थिर काला नहीं, बल्कि गहराई से धड़कता हुआ प्रतीत होता है। दशम आभा का वृत्त, जो पहले केवल नगर के ऊपर दिखाई देता था, अब धीरे धीरे पृथ्वी के चुंबकीय आवरण में घुलने लगा है, मानो ग्रह स्वयं चेतना का विस्तार स्वीकार कर रहा हो। लोग इसे अलग अलग नाम देने लगे, तारकीय संतुलन, आकाश संवाद, चेतन क्षितिज, पर नाम से अधिक महत्व उस अनुभव का है जो सब महसूस कर रहे हैं, अब पृथ्वी अकेली नहीं है। आरव कई दिनों तक मौन रहा। अंतरिक्ष यात्रा ने उसके भीतर एक अजीब शांति और उतनी ही गहरी बेचैनी जगा दी थी। उसने देखा था कि असंतुलन केवल विनाश नहीं लाता, वह प्रगति का भ्रम भी दे सकता है। जिस दूरस्थ सभ्यता से वे मिले थे, वहां तकनीक ने तत्वों को वश में कर लिया था, पर चेतना पीछे छूट गई थी। यदि हम भी तेजी से बढ़ेंगे, उसने सभा में कहा, तो हमें पहले ये तय करना होगा कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। मायरा अब पहले से अधिक संयमित दिखती थी, पर उसकी आंखों में आग अभी भी जीवित थी, बस वह जली हुई नहीं, साधी हुई थी। उसने प्रस्ताव रखा कि पृथ्वी पर एक नया संस्थान बने, संतुलन अकादमी, जहां बच्चों को तत्वों की शक्ति से पहले तत्वों का दर्शन सिखाया जाए। हम अग्नि को नियंत्रित करना सिखाते रहे, उसने कहा, अब हमें ये सिखाना होगा कि अग्नि कब न जलानी हो। इसी बीच उत्तर के शून्य स्तंभ में हलचल बढ़ी। इस बार वह पारदर्शी नहीं रहा, उसकी सतह पर आकृतियां उभरने लगीं, जैसे किसी अन्य आयाम से संकेत आ रहे हों। वैज्ञानिकों ने कहा यह गुरुत्वीय तरंगों का प्रभाव है। दार्शनिकों ने कहा यह सामूहिक चेतना का दर्पण है। पर ईशान, जो लंबे समय से मौन था, केवल इतना बोला, शून्य कभी खाली नहीं होता। वह प्रतीक्षा करता है। एक रात, जब दशम आभा का वृत्त पूर्ण दीप्ति में था, शून्य स्तंभ के भीतर से एक प्रतिरूप उभरा, प्रकाश से नहीं, स्मृति से बना हुआ। वह किसी व्यक्ति जैसा नहीं, पर किसी सभ्यता जैसा था, मानो असंख्य अनुभवों का संगठन। उसने शब्दों में नहीं, अनुभूति में संवाद किया। संदेश स्पष्ट था, तुमने संतुलन पाया है, अब तुम्हें साझा करना होगा, पर थोपना नहीं। यह एक नई परीक्षा थी। अब प्रश्न यह नहीं था कि पृथ्वी बचाई जा सकती है या नहीं, प्रश्न ये था कि क्या पृथ्वी अपनी सीख दूसरों तक पहुंचा सकती है बिना अपने अहम को साथ ले जाए। आरव ने समझा, यात्रा केवल बाहर की नहीं, भीतर की भी अनंत है। कुछ महीनों बाद पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में छोटे छोटे प्रकाश चक्र बनने लगे।
वे स्थायी द्वार नहीं थे, बल्कि क्षणिक पुल थे संवाद के। कुछ से ज्ञान आया, कुछ से चेतावनी, कुछ से केवल मौन। हर संपर्क ने यह स्पष्ट किया कि ब्रह्मांड विविध संतुलनों का जाल है, हर सभ्यता अपनी अवस्था में, अपने संघर्ष में। पर खतरा भी जन्मा। पृथ्वी के भीतर ही एक समूह बना जिसने सोचा, यदि हम संतुलन के रहस्य जानते हैं तो हम नेतृत्व कर सकते हैं। उनका उद्देश्य बुरा नहीं था, पर उसमें सूक्ष्म अहम था। वे तेजी से विस्तार चाहते थे, नए ग्रहों पर उपस्थिति, नई ऊर्जा का दोहन। ये वही मार्ग था जो कभी असंतुलन की ओर ले गया था। मायरा ने उन्हें समझाने की कोशिश की, पर उसने महसूस किया कि केवल तर्क पर्याप्त नहीं। तब उसने एक अनोखा प्रयोग किया। उसने अग्नि का ऐसा रूप प्रकट किया जो जलाता नहीं, केवल प्रकाश देता है। उस प्रकाश में खड़े होकर लोग अपनी ही मंशा स्पष्ट देख सकते थे। कई पीछे हट गए, कुछ फिर भी डटे रहे। 28वां अध्याय का चरम किसी युद्ध से नहीं, बल्कि एक सामूहिक निर्णय से आता है। सभा में अंततः ये तय होता है कि पृथ्वी विस्तार करेगी, पर केवल उन स्थानों पर जहां संवाद आमंत्रित हो। कोई उपनिवेश नहीं, कोई आधिपत्य नहीं, केवल साझेदारी। दशम आभा का वृत्त अब धीरे धीरे एक सर्पिल में बदल रहा है, जैसे चेतना सीधी रेखा में नहीं, चक्रों में आगे बढ़ती है। और उस सर्पिल के केंद्र में आरव और मायरा खड़े नहीं, वे अब प्रतीक नहीं, सहभागी हैं। संतुलन किसी एक के हाथ में नहीं, सामूहिक हृदय में है। अध्याय के अंतिम दृश्य में पृथ्वी दूर से दिखाई देती है, नीली, शांत, पर उसके चारों ओर एक हल्का स्वर्णिम आभामंडल है। और उसी क्षण ब्रह्मांड के किसी और कोने में एक नई आभा जागती है। कहानी अब केवल 7 लोकों या 10 आभाओं की नहीं रही, यह अनंत लोकों और अनगिनत चेतनाओं की कथा बन चुकी है। और यह स्पष्ट हो चुका है, संतुलन अंत नहीं, निरंतर विस्तार की जिम्मेदारी है। 29वां अध्याय उस सूक्ष्म क्षण से आरंभ होता है जब विस्तार का उत्साह पहली बार थकान में बदलता है। वर्षों तक पृथ्वी ने संवाद के पुल बनाए, ज्ञान साझा किया, संतुलन की विधि समझाई, पर हर सभ्यता एक जैसी नहीं थी। कुछ ने सीख को अपनाया, कुछ ने उसे अपने ढंग से बदला, और कुछ ने उसे शक्ति का नया साधन बना लिया। धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगा कि संतुलन भी एक विचार है, और हर विचार की तरह वह भी गलत समझा जा सकता है। दशम आभा का सर्पिल अब और जटिल हो गया था। उसकी परतों में नए पैटर्न उभरते, जैसे चेतना स्वयं प्रयोग कर रही हो। पर उसी समय शून्य स्तंभ की सतह पर दरारें दिखाई देने लगीं। वे भौतिक दरारें नहीं थीं, वे तरंगों की असंगति थीं। कुछ दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले संकेत अस्थिर थे, जैसे कोई सभ्यता तत्वों के साथ अत्यधिक छेड़छाड़ कर रही हो। आरव ने उन संकेतों को गहराई से सुना। उसे उनमें एक परिचित स्वर मिला, अहम का, वही सूक्ष्म कंपन जो कभी पृथ्वी पर भी उभरा था। हमने बीज बोए, उसने कहा, पर बीज किस मिट्टी में गिरे ये हमारे हाथ में नहीं था। मायरा इस बार असामान्य रूप से शांत थी। उसने अग्नि का एक छोटा गोला रचा और उसे अपनी हथेली पर स्थिर रखा। अग्नि फैलती है, उसने धीमे स्वर में कहा, पर यदि हवा अशांत हो तो वह विकृत भी हो सकती है। शायद हमने बहुत तेजी से प्रकाश बांटा। इसी बीच एक आकस्मिक घटना घटी। संवाद पुलों में से एक अचानक स्थिर हो गया। वह जिस ग्रह से जुड़ा था, वहां से तीव्र ऊर्जा का विस्फोट हुआ, जैसे किसी ने तत्वों को कृत्रिम रूप से एकीकृत करने की कोशिश की हो। परिणाम था विनाश नहीं, बल्कि विचित्र विकृति। वहां का आकाश स्थायी सांध्य में बदल गया, गुरुत्व अस्थिर, समय का प्रवाह अनियमित। सभा में पहली बार भय स्पष्ट दिखाई दिया। क्या हस्तक्षेप किया जाए, या ये हर सभ्यता की अपनी सीख है? ईशान, जो लंबे समय से केवल मार्गदर्शक था, इस बार आगे आया। संतुलन थोपना असंतुलन है, उसने कहा, पर मौन रहना भी कभी कभी असंतुलन बन सकता है। प्रश्न यह नहीं कि हम जाएं या नहीं, प्रश्न यह है कि हम किस भाव से जाएं। निर्णय हुआ, एक छोटी टोली जाएगी, पर सहायता के रूप में, नियंत्रण के नहीं। आरव, मायरा और कुछ नए संतुलन धारक उस विकृत ग्रह की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि तत्वों को बांधने का प्रयास इतना कठोर था कि शून्य के लिए कोई स्थान ही नहीं छोड़ा गया था। और जहां शून्य नहीं, वहां पुनर्संतुलन संभव नहीं। मायरा ने पहली बार अपनी अग्नि को पूरी तरह शांत कर दिया। उसने केवल प्रकाश रहने दिया। आरव ने बंधन तत्व को ढीला किया, इतना कि ऊर्जा का प्रवाह स्वाभाविक हो सके। पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य था शून्य के लिए स्थान बनाना। उन्होंने कोई शक्ति नहीं थोपी, केवल रिक्ति बनाई। धीरे धीरे उस ग्रह की सांध्य आभा हल्की हुई। समय की गति स्थिर होने लगी। गुरुत्व ने संतुलित ताल पकड़ी। वहां के निवासियों ने पहली बार देखा कि नियंत्रण से अधिक महत्वपूर्ण है स्वीकार। पृथ्वी लौटते समय आरव ने कहा, शायद हमारा वास्तविक दायित्व तत्व सिखाना नहीं, रिक्ति सिखाना है। दशम आभा का सर्पिल उस दिन एक नई परत में विस्तृत हुआ, पर इस बार उसकी चमक मध्यम थी, गहरी, जैसे वह परिपक्व हो रही हो।
विस्तार अब उत्साह से नहीं, जिम्मेदारी से संचालित था। 29वां अध्याय का अंतिम दृश्य किसी विजय का नहीं, बल्कि आत्ममंथन का है। जीवित नगर की ऊंची मीनार पर खड़े होकर आरव और मायरा दूर क्षितिज को देखते हैं। तारे अब भी चमक रहे हैं, पर वे जानते हैं कि हर चमक स्थिर नहीं, हर प्रकाश संतुलित नहीं। और फिर भी यात्रा रुकेगी नहीं, क्योंकि संतुलन स्थिरता नहीं, निरंतर सीख है। और हर सीख के बाद एक नया प्रश्न जन्म लेता है। 30वां अध्याय उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए नहीं, बल्कि उसे और गहरा करने के लिए आरंभ होता है। यदि चेतना अनंत है, तो संतुलन की अंतिम सीमा कहाँ है? ये प्रश्न अब केवल आरव का नहीं रहा, ये जीवित नगर के हर शिष्य, हर वैज्ञानिक, हर तत्वधारक के भीतर गूंज रहा था। दशम आभा का सर्पिल अब स्थिर नहीं रहता था, वह समय समय पर अपनी दिशा बदल देता, जैसे स्वयं विचार कर रहा हो। पृथ्वी पर शांति थी, पर वह निष्क्रिय शांति नहीं, जागृत शांति थी। संतुलन अकादमी में बच्चों को अब केवल तत्वों का अभ्यास नहीं कराया जाता, उन्हें अवकाश का अभ्यास कराया जाता। निर्णय लेने से पहले ठहरना, प्रतिक्रिया से पहले देखना, शक्ति से पहले संवेदना को स्थान देना। ये शिक्षा धीरे धीरे समाज की संरचना बदल रही थी। निर्णय सामूहिक होने लगे, नेतृत्व चक्रीय हो गया, और शक्ति का प्रदर्शन अब गौरव नहीं, जिम्मेदारी माना जाने लगा। पर ब्रह्मांड स्थिर नहीं था। एक दिन शून्य स्तंभ पूरी तरह अंधकार में हो गया। न दरार, न तरंग, पूर्ण मौन। ऐसा मौन जो संकेत देता है कि कहीं बहुत गहरा परिवर्तन घटित हो रहा है। कुछ ने इसे खतरे का संकेत माना, कुछ ने कहा यह ब्रह्मांडीय विश्राम है। पर आरव ने उस मौन में एक परिचित धड़कन सुनी, वैसी ही जैसी पहली बार दशम आभा के जन्म पर सुनी थी। कुछ ही क्षणों में आकाश पर एक अदृश्य तरंग फैली। इस बार कोई द्वार नहीं खुला, कोई प्रकाश चक्र नहीं बना, बल्कि पृथ्वी के हर तत्व धारक ने एक ही स्वप्न देखा, एक विशाल वृत्त जिसके भीतर अनगिनत सर्पिल घूम रहे थे। हर सर्पिल एक सभ्यता, हर वृत्त एक स्तर, और उन सब के केंद्र में कोई व्यक्ति नहीं, एक सिद्धांत। वह सिद्धांत था सह अस्तित्व। आरव ने जागते ही समझ लिया, संतुलन का अगला चरण विस्तार नहीं, समावेशन है। अब तक वे संवाद कर रहे थे, अब उन्हें विविधताओं को एक साथ जीना सीखना होगा। इसका अर्थ था मतभेदों के साथ संतुलन, विभिन्न विकास स्तरों के साथ संतुलन, यहाँ तक कि असंतुलन के साथ भी संतुलन। इसी समय एक अनपेक्षित घटना घटी। पृथ्वी पर कुछ क्षेत्रों में तत्वधारकों ने स्वेच्छा से अपनी शक्तियां निष्क्रिय कर दीं। उन्होंने कहा, हम देखना चाहते हैं कि बिना शक्ति के हम कौन हैं। ये प्रयोग था, क्या संतुलन तत्वों पर निर्भर है या चेतना पर? परिणाम चौंकाने वाला था। जहां शक्तियां निष्क्रिय हुईं, वहां भी संतुलन बना रहा, क्योंकि तत्व केवल माध्यम थे, आधार चेतना थी। मायरा ने ये देखकर अपनी अग्नि कुछ समय के लिए पुनर्तः बुझा दी। उसके भीतर हल्की घबराहट थी, क्या वह बिना अग्नि के भी वही है? पर धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अग्नि उसकी पहचान नहीं, उसकी अभिव्यक्ति है। पहचान उससे भी गहरी है। 30वें अध्याय का चरम किसी बाहरी संकट से नहीं, बल्कि एक आंतरिक उद्घाटन से आता है। शून्य स्तंभ का मौन अचानक टूटता है, पर प्रकाश से नहीं, ध्वनि से। एक सामूहिक कंपन, जैसे असंख्य सभ्यताओं ने एक साथ कोई निर्णय लिया हो। संदेश स्पष्ट था, हम अकेले नहीं सीखते। ब्रह्मांड में कई स्थानों पर समान परिवर्तन हो रहा था। कुछ सभ्यताएं शक्ति छोड़ रही थीं, कुछ उसे पुनर्परिभाषित कर रही थीं, कुछ अभी भी संघर्ष में थीं। पर पहली बार यह स्पष्ट हुआ कि संतुलन एक साझा यात्रा है, कोई एक ग्रह, एक जाति, एक नेतृत्व इसे परिभाषित नहीं कर सकता। दशम आभा का सर्पिल धीरे धीरे एक विशाल वृत्त में विलीन होने लगा, पर इसका अर्थ समाप्ति नहीं था। वृत्त के भीतर नए सर्पिल जन्म ले रहे थे। जैसे कहानी किसी रेखीय मार्ग पर नहीं, वृत्ताकार चक्रों में आगे बढ़ती है। अंतिम दृश्य में जीवित नगर शांत है। आरव और मायरा किसी ऊंचे स्थान पर नहीं, बल्कि साधारण नागरिकों के बीच बैठे हैं। बच्चे खेल रहे हैं, तत्व हल्के हल्के प्रवाहित हो रहे हैं, न प्रदर्शन, न तनाव। आकाश में तारे स्थिर हैं, पर उनके चारों ओर हल्की स्वर्णिम आभा है। अब वह केवल पृथ्वी की नहीं, साझा चेतना की है। 30वां अध्याय इस घोषणा के साथ समाप्त होता है। संतुलन की अंतिम सीमा कोई स्थान नहीं, एक अवस्था है। और वह अवस्था तब जन्म लेती है जब शक्ति पहचान से अलग हो जाती है। कहानी समाप्त नहीं हुई, उसने केवल एक चक्र पूरा किया है। और हर पूर्ण चक्र एक नए आरंभ की शांति लेकर आता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।